अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आईसीएस। ये और आप सब लोग बेटे अपनी अटेंडेंस क्यों नहीं मार्क कर रहे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसको कैजुअल ले रहे हो और आई हैव टू मैसेज यू इंडिविजुअली अगर आप लोगों ने इसी तरह ही किया तो अच्छा। तो वन थिंग आगे हमने पढ़नी है, लेक्चर 12 है, ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता है जिनसे कि पैदावार दी जाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इन सब फैक्टर्स ऑफ, आपने ये पहले बहुत पहले चैप्टर्स में पढ़ा था जब एडम स्मिथ ने कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ कैसे होती है, इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होती है। अब आपके पास लैंड आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। लैंड के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आ रहा है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी कि ये इंसान को मुफ्त मिली हुई है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है ना कि, और ये जो है ना उर्दू वाले, उनका ये पेज नंबर है 209 और हम पढ़ रहे हैं ज़मीन, ठीक है। ज़मीन हम पढ़ रहे हैं, तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, अल्लाह ताला का फ्री गिफ्ट है, तो इसकी इट हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर लिमिटेड इन सप्लाई, हम ज़मीन का साइज़ नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, इंसान, लेकिन हम इसकी ज़रखेज़ी बढ़ा सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, ठीक है। फिर डिफरेंस इन फर्टिलिटी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ज़मीनें जो होती हैं उनके ज़रखेज़ी में बहुत फ़र्क होता है, नेचर ऑफ सॉइल का फ़र्क होता है। देखें, बाज़ जगह पे कहा जाता है कि यहाँ पर सेब नहीं लगेंगे, बाज़ जगह पे नहीं लगती, जैतून नहीं लगती, बाज़ जगह इंजीर नहीं लगती, चेरी जो है वो ठंडे इलाकों में ही लगती है। हर फसल की अपनी खसूसियात होती हैं और वो अपनी तरह की सॉइल में अपने मौसम में पैदा होती है। डिफरेंट इन वैल्यूज़, जो क्लोज़र टू रोड्स होंगी, सिटीज़, अर्बन एरियाज़, वो महंगी होंगी और जो दूर दराज इलाकों होंगे उनमें सस्ती होंगी। लैक ऑफ जियोग्राफिकल मोबिलिटी, लैंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते, ठीक है, जबकि लेबर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। कैपिटल यानी कि सरमाया भी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, एंटरप्रेन्योर भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये ज़मीन है, फ्री गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला ने फ़िक्स्ड अमाउंट में दी हुई है, तो बस ये उतनी रहती है और ट्रांसफ़र भी नहीं होती। हक़ के विरासत ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन लैंड को ऐसा सच आप नहीं उठा सकते। अनडिस्ट्रक्टिव पावर, लैंड इज़ अ ड्यूरेबल फैक्टर, ये पायदार है, इसकी कैपेसिटी डिक्रीज़ हो सकती है अगर आप, लेकिन ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर देखें अब पहले ये होता था कि एक फसल आती थी ना तो 2-3 महीने के लिए काश्तकार उनसे ना बिल्कुल कोई फसल नहीं पाते थे कि ज़मीन अपनी पावर दोबारा हासिल कर ले। लेकिन अब क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और लोगों की खाने पीने की आदत इस तरह की हो गई हैं कि वो ना एक फसल उतारते हैं तो फ़ौरन ही तैयार करके ज़मीन को दूसरी फसल लगा देते, उससे फर्टिलिटी डिक्रीज़ तो होती है यानी कि ज़रखेज़ी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। और ज़रखेज़ी जो है आप मुख्तलिफ़ खादों और मेहनत से हासिल कर सकते हैं दोबारा। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और याद रखें कि लैंड के बगैर कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता, बेसिक है ये। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखें, वो अल्टीमेटली वो जाकर उसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो कुछ भी उसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इनपुट्स, वो सब आपको लैंड से ही हासिल किया हुआ है। जैसे सीमेंट को आप देख लें, जिप्सम आपको ज़मीन से हासिल हुआ है। कपड़े को आप देख लें तो कपास ज़मीन से निकली है। आप खाने पीने की तो सारी अशिया आपको पता है कि वो ज़मीन से ही आती हैं। फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि लैंड फिक्स है तो जो अगर आप उसके साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी डिक्रीजिंग रिटर्न्स शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद लिमिटेड फर्टिलिटी, लैंड इज़ ब्रॉट अंडर इंटेंसिव कल्टीवेशन, इट्स फर्टिलिटी अगर बहुत ज़्यादा आप उस पर काश्त करेंगे, इंटेंसिव कल्टीवेशन का होता है बेशुमार आप कई फसलें एक साल में उससे उठा लेंगे और उसे किसी वक्त भी अपनी स्ट्रेंथ या फर्टिलिटी रीगेन करने की, दोबारा हासिल करने की का टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप के वो जो होती है उसकी लिमिटेड हो जाती है, तो उसको ना
आप डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है, तो आपको फिर मैन्योर्स वगैरह ऐड करनी पड़ती हैं, यानी कि खादें ऐड करनी पड़ती हैं। और वैसे भी ज़मीन का एग्जामिनेशन वगैरह करवाया जाता है कि इस ज़मीन को फास्फोरस खाद की ज़रूरत है, नाइट्रेट की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड आ जाती है। दिस चैप्टर इज़ ऑफ नॉट दैट, इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। और इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप ना इसकी जिस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड 1 2 3 8 9 जो दी हुई हैं, इनके नाम टाइटल याद किए और एक एक जुमला याद कर लें, दिस विल बी एनफ। लेकिन लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड, फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले कि लैंड से ही तो सारा फूड आता है, जो कि इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार ही फूड पर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पर है ना, हाउसिंग फैसिलिटीज़। घर भी आप ज़मीन पर ही बनाते हैं और दूसरी स्पीशीज़ भी, चाहे जो ज़ेरे ज़मीन रहते हैं कीड़े मकोड़े, उन्हें देख लें, हवाओं में देख लें, वो भी आखिरकार ज़मीन पर उतरते हैं। और ज़मीन पे रहने वाले आप देख लें, पानी में रहने वाले आप देख लें, लैंड की तो सबको ज़रूरत है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत बड़ा ये डिटर्मिनेंट है, यानी कि ये एक फैक्टर है जो बता देता है कि ये मुल्क कितनी तरक्की कर सकता है। कि उसकी एक मुल्क के पास बहुत ज़रखेज़ ज़मीनें हों और नेचुरल रिसोर्सेज हों, यानी पानी हो, मादनियात हों, चीज़ें हों, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बड़ी तेज़ होगी। जैसे कि पेट्रोल जिन मुल्कों में हो उधर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ है, उनके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास जो ग्रोथ है, पाकिस्तान की फर्टाइल ज़मीन है, पाकिस्तान के पास मिनरल्स या मादनियात हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर पाकिस्तान के पास है कि पाकिस्तान में चारों मौसम हैं और यहाँ पर तरह तरह की फसलें काश्त की जाती हैं। और नंबर 4, यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की बहुत आबादी का 62% हिस्सा जो है वो यंग लोगों पर है, और वो लोग काम कर सकते हैं और मेहनत सबसे ज़्यादा इसी उम्र में की जा सकती है। तो वो उनमें ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी रॉ चीज़ को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल लें, किसी भी लेस वैल्यू वाली को हाई वैल्यू चीज़ में बदलने की उनमें सलाहियत होती है, अगर आप उन्हें ट्रेन कर दें तो। क्योंकि एनर्जी तो उनमें होती है, वो आराम से काम कर लेते हैं। मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, लैंड लॉक्ड कंट्री जो है ना, वो दूसरे मुल्कों के साथ रेल रोड लिंक नहीं बना सकता। सो लैंड अवेलेबिलिटी कैन लिंक अ कंट्री थ्रू रेल एंड रोड। अब लैंड लॉक्ड कंट्री किसे कहते हैं? जैसे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का कोई समंदर नहीं है, ठीक है। उसने जो तजारत करनी है उसने पाकिस्तान से उसकी सारी चीज़ों ने जाना है और वो एक्सपोर्ट होंगी कराची की बंदरगाह से। फिर कराची की बंदरगाह पर उनकी इंपोर्ट्स आती हैं, फिर सारा पाकिस्तान गुजर के अफ़गानिस्तान जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है उसी वजह से आप, और उनकी आपको शायद इल्म ना हो कि उनका रेलवे है ही नहीं उनकी, वहाँ सिर्फ रोड्स ही हैं। और वो रोड्स जो हैं वो सीधी पाकिस्तान तक आती हैं, तुरखम बॉर्डर और चमन बॉर्डर। तो इधर से वो तिजारत करते हैं पाकिस्तान के थ्रू, कुछ पाकिस्तान से भी होती है, और जो बाहर से वो चीज़ें बाहर की दुनिया से ले रहे होते हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए ही गुजरती हैं। फिर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव यूजेस ऑफ लैंड। इंटेंसिव कहते हैं हम अमीक को, और एक्सटेंसिव वसी कल्टीवेशन। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। ये आप एक ज़मीन का आपके पास टुकड़ा है ना, फ़र्ज़ कीजिए, तो आप ना उसको बहुत एडवांस टेक्निक्स लगा के छोटे से टुकड़े पर बहुत बड़ी आप ले सकते हैं प्रोडक्शन। और आपके पास दूसरा ये हो सकता है कि आप बड़े किताया अराजी पर या बड़े लैंड ब्लॉक पर ट्रेडिशनल या सादा तरीके से लगाएं
मुख्तलिफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप उससे पैदावार हासिल करें। उर्दू वाले जो हैं उनकी बुक में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव यूजेस ऑफ लैंड नहीं है, सो दे हैव टू टेक दिस फ्रॉम इंग्लिश बुक। उर्दू वालों ने ये काम किया हुआ है कि उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है चैप्टर। तो अब आपने देखना है कि आपके पास एक कैटेगरी ए बी सी। अब लैंड जो है उनकी कैटेगरी ए की है, ठीक है। अंडर दिस मेथड मोर एंड मोर एरियाज ऑफ लैंड आर ब्रॉड। एक्सटेंसिव में ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ज़ेरे काश्त ले आते हैं, और ए लैंड इज़ यूज्ड अंटिल इट्स प्रोडक्शन इक्वल्स इट्स कॉस्ट, सो द लैंड which covers its cost only is called marginal land. If there are 4 categories of land according to fertility as shown in table. A जो है ना उसकी आउटपुट है 20, तो उसकी प्राइस है 100, ठीक है। प्राइस क्या है P, वैल्यू उसकी है P मल्टीप्लाइड बाई Q, तो आपके पास इसकी कॉस्ट है 1000, और 100 से आपने ये देखें ना जी 20 क्वांटिटी को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपके पास। बस इसमें यही छोटा सा एक टेबल है आसान सा, तो आपके पास 2000 आ गया। कॉस्ट है 1000, फिक्स कॉस्ट आ रही है। फिर दूसरी कैटेगरी की जो आपके पास लैंड है वो 15 है, उसकी आउटपुट और उसकी भी 100 से कीमत है, तो 15,000 हो जाती है, 1500 हो जाती है, ठीक है। और सी की 1200 1000। इफ प्राइस ऑफ आउटपुट पर मॉन इज़ ₹100, देन कैटेगरी डी ऑफ लैंड इज़ मार्जिनल लैंड, क्योंकि इसकी प्राइस, इसकी जो वैल्यू और इसकी जो कॉस्ट है वो बराबर होगी, ये मार्जिनल लैंड कहलाएगी, ठीक है। इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड का मतलब होता है कि आपके पास जैसे जापान है, उनके पास लैंड कम है ना, तो वो अपनी जहाँ थोड़ी बहुत गमलों में भी चीज़ें उगाते रहते हैं, हर जगह उगाते रहते हैं। जिन मुल्कों के पास लैंड ज़्यादा होती है ना, वो एक्सटेंसिव करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को ज़ेरे काश्त ले आती हैं और प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। ये जिन मुल्कों के पास डर्थ का मतलब होता है किल्लत है ज़रखेज़ ज़मीन की, तो वो क्या करते हैं, एरिया नहीं इंक्रीज़ करते, बल्कि वो फर्टाइल पीसीज ऑफ लैंड जो होते हैं उनको फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा काश्त किया जाता है। इंटेंसिव यूज़ ऑफ, सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स readily apply in this method. This method may relate to short run, where an extensive method is called long run production process. To explain further, it is assumed that all fertile lands are under cultivation. ये जो मेथड है ये लॉन्ग रन में इस्तेमाल किया जाता है, नई नई ज़मीनें आप लाते रहते हैं अंडर कल्टीवेशन, लेकिन ये शॉर्ट रन में आपके पास जितनी ज़मीन है उसी के ऊपर आप बेहतरीन वसाइल लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फटाफट ही यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स या वसूलियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करें। ऑल फर्टाइल लैंड्स आर अंडर कल्टीवेशन, कि कोई ज़रख़ीज़ ज़मीन फालतू नहीं पड़ी, सारी कल्टीवेट हो रही हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन इज़ मेड, और उनकी इंटेंसिव कल्टीवेशन की जा रही है, यानी कि उनको फुली इस्तेमाल किया जा रहा है, बार बार फसलें लगाई जा रही हैं। फिर प्रोडक्शन इज़ अंडर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्रोडक्शन जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि वसूलियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर आर कैपिटल इज़ इक्वल टू 10 मॉन्ड्स ऑफ आउटपुट। इस टेबल को समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रह गया, तो आप लोगों ने इसी तरह पहले लैंड को हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर हम लेबर को पढ़ेंगे, फिर हम कैपिटल को पढ़ेंगे, फिर हम एंटरप्रेन्योर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप लोग आगे ज़रा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ना ज़्यादा समझने वाली कुछ नहीं है। और थैंक यू, अटेंडेंस लगाइए।